हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसका जो है हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, ठीक है। तो पार्ट 1 में बेसिकली हमने जो मिरर था, यानी आपके जो दर्पण होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। जैसे आपका उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया आपका, और आपका जो आता है समतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो ये दर्पण हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करे थे। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको जो है 2 पार्टों में बनाया। तो पार्ट 1 जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का जो है पार्ट 1 वहाँ पे दिख जाएगा। तो वहाँ से आप जो है अपना कंसेप्ट जो दर्पण के विषय में है वो वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। तो दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पार्ट में जो बेसिकली हम यहाँ पे लेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिए थे सारे, ये गोलीय दर्पण बता दिया था आपको। तो देखिए, ये सारे बता दिए थे। तो यहाँ तक तो मैंने आपको ये दिखा दिया था, आवर्धन तक आपको बता दिया था। तो आगे चलते हैं हम। आगे आता है आज हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन यहाँ से आपका आता है। तो देखिए, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होके जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, और इस घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी दो माध्यम हो गया आपके, जैसे आपका ये एक मानते हैं यहाँ पे आपका, जैसे हो गया आपका एक एयर हो गया आपका, और दूसरा हो गया वाटर, ठीक है। तो आपका जैसे ये आपका पानी है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से जब आती है तो बेसिकली ये क्या होती है, एक माध्यम में यहाँ से तिरछी होके जब जाती है तो इसकी दिशा बेसिकली ये होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से दिशा होनी चाहिए, लेकिन इसकी दिशा हल्का चेंज हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये हल्का मुड़ जाती है। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो है अभिलंब होता है, जैसा कि आपका दर्पण में भी आपने देखा था। तो ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब की ओर बेसिकली झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इस प्रकार से इसकी जो है यहाँ पे डायरेक्शन, तो वाटर की बात करें तो वाटर में जो है ये बेसिकली इसकी ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार से किसी अन्य पदार्थ में यहाँ पे अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। जैसे हीरा वगैरह होता है जो जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। तो घनत्व की बात करें तो घनत्व तो उसको बोलते हैं जैसे आपके पार्टिकल आपके जो है कितने पास पास रहते हैं, अगर जितने पास पास होंगे उसका घनत्व आपका ज़्यादा होगा, जिसको और अगर पार्टिकल आपके दूर दूर होंगे तो इसका घनत्व आपका जो है कम रहता है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन वो होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होके जाता है और जो है इसकी संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस परिवर्तन को बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए। पहला आता है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित होता हुआ प्रतीत होता है। तो बेसिकली जो आपका प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो जैसे आपने स्विमिंग पूल वगैरह देखा होगा, आपने बेसिकली कहीं भी देखा होगा, आप नदी वगैरह में गए होंगे क्योंकि आप लोग सभी लोग पहाड़ से हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो है आप जो वास्तविक गहराई रहती है वो आपको बेसिकली वहाँ पे कम लगती है, ठीक है। तो आपने कभी कूद मारी होगी तो वहाँ पे जो है गहराई कम लगती है, लेकिन वास्तव में वो होता अधिक गहरा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अगर आपका जो है 2 मीटर की गहराई है तो लेकिन आपको ये है 1.5 मीटर लगेगा, 1 मीटर यहाँ पे गहरा लगेगा। तो बेसिकली ये आपका अधिक गहरा होता है। दूसरा आता है पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल। अगर कोई पानी का गिलास है उसमें आप पेंसिल डुबा के देख लो, ठीक है, पेंसिल या पेन डुबा के देख लो, तो वो बेसिकली क्या होता है, वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। तो बेसिकली वो है जहाँ से आपने डुबाया है, ठीक है, यहाँ से जो है पानी का तल है, ये गिलास है आपका पानी का तल, यहाँ पे आपका जो है पेंसिल आपको तिरछी प्रतीत होती है, यानी आपको जो है इस साइड दिख सकती है या इस साइड दिखेगी। तो बेसिकली आपको जो है ये पेंसिल तिरछी प्रतीत होती है। तो ये भी जो है अपवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल किसका उदाहरण होता है, तो ये आपका अपवर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आता है, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। तो बेसिकली ये भी आपका अपवर्तन का उदाहरण आ जाएगा। अगला आता है, कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा जो आपके अगर देखा होगा अब अगर लिखा है आपने अपनी कॉपी वगैरह में लिखा है तो देखना आप बीच में कांच लगा के देखना, तो बेसिकली आपको दिखाई देगा जो आपके अक्षर होते हैं वो बेसिकली आपको ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये भी आपका जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिया गया है कांच की आयताकार स्लैब से परिवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। तो ये आपका अपवर्तन हो रहा है, ये आपका जो है ऊपर एयर है, ठीक है, हवा का माध्यम है ऊपर, और नीचे आपका ये ग्लास है यानी कांच का स्लैब रखा हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप जो ये है
यहाँ से किरण आ रही है, प्रकाश किरण, और ये हल्की यहाँ पे जो है विचलित हो जा रही है अपनी दिशा से, और बाद में अगर ये आपका, अगर इस माध्यम की बात करें तो ये आपका हो गया विरल माध्यम, यानी आपका जो है जो आपका सॉफ्ट टाइप का माध्यम होता है उसको जो है विरल माध्यम कहते हैं, और ये आपका जो है सघन माध्यम हो गया, यानी हार्ड माध्यम ये आपका हो गया। तो यहाँ से जो है ये किरण आपकी झुक जाती है और फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तो यहाँ से फिर दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है। और यहाँ पे जो आपका ये कोण बनता है, ये आपका आपतित कोण बनता है, ठीक है, प्रकाश का आपतित कोण, और ये आपका जो है यहाँ से प्रकाश का परावर्तित कोण बनता है। तो बेसिकली इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो है सीधी लाइन होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं आगे। तो आगे आता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, ठीक है। तो ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं। पहला आता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये बेसिकली हमने जो है दर्पण वाले में भी पढ़ा था। तो दर्पण वाले में देखा था हमने, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो इसमें भी बेसिकली जो आपका आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपकी जो आपतन बिंदु है वो एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट आता है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी जो आपका साइन होता है, वह अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है स्थिर होता है। इस नियम को जो है स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो बेसिकली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेल का अपवर्तन नियम क्या होता है। तो बेसिकली आपको वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये बेसिकली ये आपका जो है स्नेल का नियम कहलाता है, और ये आपका स्थिरांक होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी पर्टिकुलर माध्यम होता है, तो अगर यहाँ से कोई किरण आ रही है तो ये किसी माध्यम में यहाँ से जो है नीचे आएगी, फिर यहाँ से अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपकी होती है, ये आपका साइन आई बताया था मैंने, और ये आपका जो है साइन आर होता है। तो इस प्रकार से साइन आई और साइन आर का अनुपात आपका जो है बराबर रहता है, यानी आपका जो है स्थिर रहता है, ठीक है। तो अगर ये किरण आ रही है यहाँ से जा रही है, अगर ये किरण यहाँ से आएगी, कोई दूसरी किरण अगर यहाँ से आती है तो यहाँ से जो इस माध्यम में आएगी, फिर यहाँ से जो है दूर हटेगी, तो ये साइन आई और साइन आर का अनुपात जो है स्थिर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली किरण के लिए भी और ये किरण के लिए भी, तो किसी भी किरण के लिए ये साइन आई और साइन आर का जो आपका अनुपात होता है ये स्थिर रहता है। आगे आता है आपका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बेसिकली किसको कहते हैं, अगर एन अपवर्तनांक से दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका ग्लास हो गया जैसे, ठीक है। ये माध्यम 1 आपका एयर हो गया और ये माध्यम दूसरा आपका ग्लास है, ठीक है। तो माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल होगी और जो माध्यम 2 में प्रकाश की आपकी चाल होगी, तो यही आपका जो है अपवर्तनांक कहलाता है। अगला आता है N21। तो कहीं पे N21 दिया होगा तो इसका मतलब होगा आपका माध्यम जो दूसरे माध्यम, ठीक है। तो जो आपका जो है माध्यम है दूसरे का माध्यम से जो है 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी आपका दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर आपको N12 दिया होगा तो पहले माध्यम का जो है दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों टर्म याद रखने हैं। आगे आता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बेसिकली यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है और माध्यम 2 जो है आपका निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, तो इस माध्यम में जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका बेसिकली जो है पहला माध्यम आपका जो है निर्वात हो सकता है और दूसरा आपका जो है निर्वात के सापेक्ष आप इसको मान सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ से बनेगा N = C/V, ये बन जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखने, और C की वैल्यू इसमें अगर दी जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी हो जाएगी, जो कि प्रकाश की चाल भी होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला ये याद रखना है और दूसरा इस प्रकार से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगे आता है आपका हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था हीरे का अपवर्तनांक जो है आपका 242 है, यानी इसका तात्पर्य है कि जो प्रकाश की चाल है 1/242 गुना कम है, ठीक है। तो हीरे में अगर प्रकाश की चाल करें तो प्रकाश की चाल उससे जो है 1/242 गुना आपकी जो है कम हो जाएगी हीरे में, ठीक है, निर्वात की अपेक्षा। तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है प्रकाशिक सघन माध्यम। तो जो प्रकाशिक सघन माध्यम होता है, 2 माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे के सापेक्ष प्रकाशित सघन होता है। तो प्रकाशित सघन की बात करें तो अगर कोई भी 2 माध्यम है उनकी अगर आप तुलना करते हो तो जो आपका अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है उसके सापेक्ष जो है प्रकाशिक सघन
दूसरे की अपेक्षा जो है प्रकाशिक सघन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाशिक विरल माध्यम। ठीक है, ये तो आ गया आपका सघन माध्यम। नेक्स्ट आता है प्रकाशिक विरल माध्यम। तो दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है प्रकाशिक विरल माध्यम है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी दो माध्यम की तुलना कर रहे हो, जैसे एयर और, जैसे मैंने आपको बताया एयर और आप ग्लास की यहाँ पे तुलना कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो है कम अपवर्तनांक वाला माध्यम आपका विरल जो आपका कम अपवर्तनांक वाला माध्यम है वो आपका प्रकाशिक विरल माध्यम है। ठीक है, तो कम अपवर्तनांक की बात करें तो कम अपवर्तनांक आपका जो है ग्लास में होता है, तो ये आपका जो है विरल माध्यम कहलाएगा। और अगर इसकी बात करें तो प्रकाशिक सघन माध्यम की बात करें तो इसमें जो अधिक अपवर्तनांक, तो अधिक अपवर्तनांक आपका जो है एयर में है, तो ये आपका जो है प्रकाशिक सघन होता है, तो ये प्रकाशिक सघन हो जाएगा और ये आपका जो है प्रकाशिक विरल माध्यम हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हो गया आपका विरल माध्यम, यानी ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। विरल माध्यम बोल सकते हैं आप जो कि थोड़ा कम होता है, इसका घनत्व आपका कम होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका घनत्व कम होता है, यानी इसके पार्टिकल जो होते हैं दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम में इसके पार्टिकल जो है बहुत बहुत यहाँ पे पास होते हैं। तो किसी भी अगर विरल माध्यम से इस प्रकार से जो किरण आ रही है तो ये बेसिकली ये आपका जो है अभिलंब होता है। तो जानी तो इस प्रकार से चाहिए, ठीक है, जानी इस प्रकार से चाहिए, लेकिन ये इसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब ये हो गया आपका, और अभिलंब की ओर ये झुक जाती है। तो बेसिकली ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का पॉइंट है। पहला पॉइंट था अगर सघन से विरल में जाती है, अगर विरल से सघन में जाती है तो ये है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन अगर सघन माध्यम से आपका विरल माध्यम में जाएगी तो ये आपकी जो है अभिलंब से आपकी दूर हट जाएगी। अभिलंब ये हो गया आपका जो 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर होता है और इससे जो है यहाँ पे दूर हट जाएगी। ठीक है, तो जानी तो इस टाइप से चाहिए थी, लेकिन आपका यहाँ से दूर हट जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको जो है यहाँ पे याद रखने हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला आता है गोलीय लेंस। तो यहाँ से जो है आपके लेंस शुरू हो जाते हैं। तो दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, ठीक है, तो कोई भी पारदर्शी माध्यम है जो कि दो तलों से घिरा हुआ है, जिसका एक या दोनों तल आपके गोलीय हैं, तो वो आपका बेसिकली आपका गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ये होगी। अब देखते हैं, इनमें आते हैं उत्तल लेंस और आपका अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की बात करें, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो आपका जो बीच में मोटा होगा और किनारों पे पतला होगा तो ये आपका जो है उत्तल लेंस कहलाएगा। और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका किनारों से यहाँ पे चौड़ा होता है और बीच में बेसिकली आपका पतला होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यह बीच की अपेक्षा जो है किनारों में मोटा होता है। तो जो किनारों में मोटा होगा वो आपका अवतल लेंस कहलाएगा, और जो आपका बीच में मोटा होगा वो आपका जो है उत्तल लेंस कहलाएगा। अगला पॉइंट आता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अभिसारी लेंस जो है आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, और अपसारी लेंस जो होगा आपका वो अवतल लेंस हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए उत्तल लेंस बनाने के जो आपके आरेख होते हैं। तो पहला आता है, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर जो है मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। तो जैसे कि हमने ये दर्पण में भी पढ़ा था, ये आपका हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, यानी मुख्य लाइन है, तो ये आपका हो गया फोकस। ठीक है, फोकस लाइन, और ये हो गया आपकी F2 यानी दूसरी फोकस दूरी। तो अगर कोई किरण समांतर जाती है तो वो बेसिकली यहाँ फोकस की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो है उत्तल लेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो उत्तल लेंस में बेसिकली इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। अगर कोई ये लेंस है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, अगर कोई किरण इसके समांतर जा रही है तो ये जो है मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, तो ये आपका फोकस है, फोकस 2, ये हो गया आपका फोकस 1। तो ये है मुख्य फोकस से होके गुजरेगी, ये आपका मुख्य फोकस है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाएगी। तो इसका भी डायग्राम हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी किरण जो है फोकस से आपकी जा रही है, ठीक है, मुख्य फोकस से होके गुजर रही है, तो ये है जो मुख्य अक्ष होगा इसके समांतर यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, तो ये आपके जो है बेसिकली मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी।
नेक्स्ट आता है लेंस की प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। अगर कोई भी लेंस है आपका, ठीक है, तो उसके सेंटर से अगर कोई भी किरण जा रही है तो वो बिना विचलित हुए ही सीधी आपकी निकल जाती है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है। जैसा कि दर्पण में भी इसी प्रकार का देखा था हमने, जो आपकी सेंटर से होके जा रही थी जो लाइन, वो जो है सीधी होती हुई चली जा रही थी। तो लेंस और दर्पण में ये दोनों समान यहाँ पे दिए हैं। अगला आता है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, किस प्रकार से प्रतिबिंब का आकार रहेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी। पहला आता है अनंत पर। अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी है या कोई पिंड बोल सकते हैं आप, आपका कोई बिंब रखा है, तो इसकी जो है स्थिति आपकी जो है फोकस जो है मुख्य फोकस ये हो गया आपका, ठीक है। तो मुख्य फोकस से जो फोकस 2 होगा इस पर बनेगी और इसका जो साइज होगा अत्यधिक छोटा होगा और आभासी और उल्टा आपको जो है दिखाई देगा। तो अभी इसका जो है हम यहाँ पे डायग्राम भी देखने वाले हैं। तो दूसरा आता है आपका, अगर जो आपकी बिंब होगी वो आपका 2f1 से यानी दूर होगी, ठीक है। तो मुख्य फोकस ये हो गया आपका 2f1, बेसिकली f1 ये होता है आपका, तो f2 होता है ये, ठीक है। तो f1 की बात करें तो 2f1 आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे दूर रखी है आपकी कोई वस्तु यहाँ पे, तो ये है f2 तथा 2f2 के बीच इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा और ये छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसी प्रकार से अगला आता है 2f1 पर अगर कोई वस्तु रखी है तो ये 2f1 पर आपका जो है प्रतिबिंब बनेगा और इसका साइज समान होगा और इसका यह वास्तविक तथा उल्टा आपको प्रतीत होगा। अगला आता है फोकस और जो 2f1 के बीच में रखी होगी तो ये 2f1 से दूर बनेगा, ठीक है, और आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका मुख्य फोकस पर अगर आपकी कोई प्रतिबिंब रखा होगा तो ये अनंत पर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और आपका जो है अत्यधिक विवर्धित होगा, यानी अत्यधिक बड़ा आपका दिखाई देगा और आपका वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट आता है फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी ये ऊपर के टर्म थे यहाँ पे देख सकते हैं आप, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है साइज आपका लगभग बड़ा हो रहा है और समान साइज यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अगर मुख्य फोकस की बात करें, अगर आपका जो फोकस 1 पे आपका और प्रकाशिक केंद्र के बीच जो है जो आपका ओ होता है उसके बीच अगर आपका कोई यहाँ पे बिंब रखा है तो उसकी जो है प्रतिबिंब आपका बिंब है और जो है लेंस के उसी ओर बनेगा, ठीक है। तो जिस ओर आपका बिंब होगा उसी ओर जो है आपका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और ये बड़ा दिखाई देगा और जो है आभासी तथा सीधा यहाँ पे आपको प्रतीत होगा। चलते हैं इसको इसके डायग्राम पे लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए पहला स्थिति ये आपको दी गई है, कोई वस्तु जो है प्रतिबिंब आपका अनंत पर रखा गया है। तो अनंत पर अगर आपकी कोई वस्तु रखी गई है तो आपका बेसिकली ये इस प्रकार से यहाँ पे किरण जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से समांतर जाएगी किरण, तो ये है मुख्य फोकस पे आपका यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, मुख्य फोकस पे यहाँ पे मिलेगी और प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा और जो है बिंदु के आकार में यहाँ पे बनेगा। अगला आता है आपका दूसरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूसरे में जो है कोई वस्तु जो है आपकी 2f1 से आपकी दूर रखी है। तो 2f1 से आपकी दूर रखी है वस्तु, तो ये है इससे जो किरण भी गुजरेगी उसका प्रतिबिंब जो है ये तो फोकस से होके नीचे जाएगी और अगर यहाँ सेंटर से इस प्रकार से जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बेसिकली यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका, कोई वस्तु अगर 2f1 पर रखी है तो 2f1 पर अगर कोई बिंब रखा है तो इसका प्रतिबिंब बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पहले अगर समांतर जाएगा तो आपका ये f1 से यानी फोकस से होके जाएगा f2 से होके, और अगर कोई इसके जो है बीच से जाएगी किरण तो जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा बनेगा और जो है आपका वास्तविक बनेगा। तो चौथा प्रतिबिंब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई जो है आपका बिंब रखा है तो उसका प्रतिबिंब बेसिकली आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उल्टा बनेगा और आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसके समांतर जाएगी तो फोकस से होके गुजरेगी और ये जो है इससे अगर जाती है मुख्य अक्ष से होके जो है सेंटर ओ से होके जाती है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है, अगर फोकस यानी f1 पर अगर आपकी कोई बिंब रखा है तो जो है इसकी स्थिति इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो है अनंत पर आपका बनेगा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा बनेगा ये प्रतिबिंब, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, तो कोई अगर वस्तु आपकी जो है ए बी यानी आपका जो है फोकस और सेंटर के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब आपका जो है यहाँ पीछे की ओर बनेगा, लेकिन उसी साइड बनेगा और जो है काफ़ी बड़ा आपको प्रतीत होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इस प्रकार से अगर ये कोई किरण जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई किरण जाएगी तो ये जो है नीचे की ओर यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेगी, तो आगे तो ये मिलेंगे नहीं, तो इसलिए हम जो है इससे पीछे की ओर यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला देते हैं। और कोई किरण जो है यहाँ से
सीधे होते हुए जाएगी तो इसको भी डॉट डॉट करके पीछे की ओर मिला देते हैं। तो बेसिकली प्रतिबिंब इसी प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये भी जो है आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है अवतल लेंस के लिए आरेख बनाने के नियम। तो जो आपका अवतल लेंस होता है उसके लिए देखते हैं। तो बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस में उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो बेसिकली अगर कोई किरण जो है इसके समांतर जाएगी तो वो ये है यहाँ से ऊपर की ओर आपका जो है विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। जैसे कि हमने अभी आपका अवतल लेंस उत्तल लेंस में पढ़ा था, उत्तल लेंस में अगर समांतर जा रही थी तो वो जो है फोकस से होके यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, और इसमें पढ़ा है अगर आपका जो है कोई किरण आपकी समांतर जा रही है तो वो जो है आपका यहाँ से विचलित होके दूर की ओर जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। तो अगर कोई किरण आपकी जो है फोकस की ओर आ रही है, ठीक है, ये आपका फोकस F2 है, तो फोकस की ओर अगर आपकी कोई किरण आ रही है तो वो बेसिकली इसके समांतर जो आपका मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर यहाँ पे परिवर्तन के पश्चात आपकी अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे इसके समांतर चली जाती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट आता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशिक किरण जो है अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तो जैसा कि उसमें था आपका अवतल लेंस में उत्तल लेंस में दिखाया गया था कि अगर कोई किरण जो है प्रकाशिक किरण यानी O से अगर आपका सेंटर से जा रही है तो वो बिना विचलित हुए जा रही है, तो इसमें भी जो है बिना विचलित हुए यहाँ पे जाती है। तो दोनों कंडीशन में आपका जो है अवतल लेंस हो गया आपका और आपका जो उत्तल लेंस है, तो दोनों कंडीशन में आपकी जो है किरण जो है सीधी यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे आता है बिंब की स्थिति और साइज के लिए। तो इसमें बेसिकली दो ही कंडीशन होती हैं। जैसे पिछले उत्तल लेंस में हमने 6 कंडीशन देखी तो अवतल लेंस में इसी प्रकार की 2 कंडीशन ही केवल यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे पहला आता है अनंत पर अगर आपकी कोई बिंब रखा है तो उसका जो है यहाँ पे प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनता है और यह जो है अत्यधिक छोटा बनता है और आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट आता है आपका अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच। अगर कोई वस्तु जो है अनंत पर रखी है और आपका जो है प्रकाशिक केंद्र O पर रखी है तो उसका फोकस वह जो है प्रतिबिंब आपका F1 और O के बीच बनेगा और यह भी काफ़ी छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो कोई किरण अगर यहाँ पे समांतर जा रही है तो ये बेसिकली यहाँ पे अविलंब से आप जो ये मुख्य अक्ष से आपकी दूर हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप यहाँ से दूर हट रही है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका, तो यहाँ पे कोई प्रतिबिंब रखा गया है आपका, ठीक है, F1 और आपका जो है O के बीच। ठीक है, तो 2F1 और O के बीच अगर कोई यहाँ पे प्रतिबिंब रखा गया है, AB प्रतिबिंब रखा गया है, तो इसकी बेसिकली यहाँ पे जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो इस बिंब की प्रतिबिंब जो है अगर ये समांतर जाती है तो किरण से दूर हट जाएगी, यहाँ तो इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। ठीक है, दूसरी जो किरण जो जाती है आपकी सेंटर से होके जाती है तो यहाँ तो जो है दिखेगा नहीं आपका प्रतिबिंब, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी पीछे बनेगा। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पीछे की ओर इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पीछे की ओर बनाने पर और ये जो है यहाँ पे सेंटर से होके जो गुजरती है तो यहाँ पे जो है बेसिकली A' B' से इसका प्रतिबिंब दर्शाते हैं। तो बेसिकली इसका प्रतिबिंब आपका छोटा बनता है और जो है आपका किसकी साइड बनता है, सीधा प्रतिबिंब और आपका छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। आगे आता है गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो जो आपके गोलीय लेंस होते हैं बेसिकली अवतल उत्तल लेंस, उनके लिए चिन्ह परिपाटी क्या क्या होती है। तो लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पण जैसे कि चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप जो है उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने दर्पणों में पढ़ा था तो वैसे ही जो है लेंस में आपकी जो है सभी माप जो है प्रकाशिक केंद्र के लिए लिए जाते हैं। यानी प्रकाशिक केंद्र कौन सा, जो मैंने आपको O बताया था बीच का। ठीक है, ये आपका लेंस था, ये आपका O था। ठीक है, ये आपका लेंस हो गया, ये O। ठीक है, तो इसके लिए आपके बेसिकली अपनाए जाते हैं। तो लेंस के सूत्र की बात करें तो लेंस का सूत्र आपका जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो ये सूत्र आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, दर्पण का सूत्र क्या था आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये आपका जो है दर्पण का सूत्र था।
ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, दर्पण का भी और लेंस का भी। आगे आता है आवर्धन। आवर्धन हमने जो है दर्पण में भी पढ़ा था। और आवर्धन अगर m की बात करें तो आवर्धन आपका जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये भी हमने जो दर्पण में पढ़ा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो h1 अपॉन आपका h0 हो सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई जो है आपकी यहाँ पे आवर्धन क्षमता कहलाएगी। नेक्स्ट आता है m। तो m जो आपका आवर्धन हो गया, ये आपका v अपॉन यू हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी v और u आपकी होगी बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो v आपका प्रतिबिंब होता है और u आपका जो आपको बेसिकली कोई भी चीज़ दी होगी या कोई भी पिंड आपको दिया होगा कि जिसका आपको प्रतिबिंब निकालना है, तो वो आपका जो है बिंब होता है। तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका v अपॉन यू, ठीक है। तो ये आपका जो है फाइनल फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। अगला आता है लेंस की क्षमता। तो देखिए लेंस की जो क्षमता होती है बेसिकली किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेंस की क्षमता को उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो बेसिकली जो आपकी लेंस की क्षमता होती है वो जो है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो अगर लेंस की क्षमता की बात करें यानी लेंस पावर ऑफ लेंस, ठीक है, तो लेंस की पावर आपकी जो है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर सकते हैं आप। अगला आता है लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है, ठीक है। तो डायोप्टर बेसिकली आपको भी पता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे कहीं पे लेंस रहता है तो लेंस की बेसिकली उस पर लिखा रहता है 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर, ठीक है। तो बेसिकली वो उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। अगर एक डायोप्टर की बात करें तो बेसिकली ये आपका एक पर मीटर होता है, ठीक है। तो 1 पर मीटर आपका जो है 1 अपॉन मीटर आपका एक डायोप्टर हो जाता है। नेक्स्ट आता है डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो एक डायोप्टर जो है उस लेंस की फोकस दूरी होगी, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होगी जिसकी फोकस दूरी आपकी 1 मीटर होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आगे आता है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है। तो उत्तल लेंस जो आपका होगा इस प्रकार का, तो वो बेसिकली आपका जो है उसकी क्षमता हमेशा पॉजिटिव होगी। और जो आपका अवतल लेंस होता है तो इसकी क्षमता आपकी जो है ऋणात्मक होगी। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका अनेक प्रकाशिक यंत्रों में जो है कई लेंस लगे रहते हैं। इनमें प्रतिबिंब जो है अधिक आवर्धन तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P यानी जो आपकी पावर होती है उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। तो बेसिकली अगर आपके कई लेंस इस प्रकार से लगे होंगे, जैसे कि कोई भी चीज़ है आपकी, ठीक है, कैमरा वगैरह होते हैं, तो उनमें बेसिकली इस प्रकार से आपके जो है यहाँ पे लेंस लगे होंगे, तो उनकी जो टोटल क्षमता होगी, उस लेंस की जो क्षमता होगी वो जितने भी, अगर ये आपका जो कोई आपका यहाँ पे फ़ोन है, ठीक है, तो उस पर इस प्रकार से अगर आपके लेंस लगे तो इसकी जो टोटल क्षमता होगी वो इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी, तो जो आपके जितने भी लेंस उसमें लगे होंगे उनका टोटल योग हो जाएगा, ठीक है। तो P1 P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, तो बेसिकली जितने भी लेंस लगे होंगे, 4 होंगे तो 4 तक आएंगे, 5 होंगे 5 तक, तो जितने भी लेंस लगे होंगे उनकी क्षमता का योग यहाँ पे होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे आते हैं, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आते हैं 3 माध्यमों ABC का अपवर्तनांक 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1.5 और जो है 1.4 है। इनमें से किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और किस में जो है सबसे कम, तो ये भी आपको बताना है। अगला आता है प्रकाश की, ये मैंने आपको बता दिया। प्रकाश की किरण वायु से मिट्टी के तेल जिसका अपवर्तनांक 1.47 है में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की चाल मिट्टी के तेल में क्या होगी, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में बताएं। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया है, अभिसारी अपसारी लेंस बताया था ना। दूसरा आता है 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब आपका 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो बेसिकली इसके पर्दे को, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आपको यहाँ पे एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेंस के आगे लास्ट में दिया है लेंस की क्षमता का मात्रक, डायोप्टर हो गया, ठीक है, गोलीय दर्पण के आवर्धन। तो ये जो है सभी क्वेश्चन लगभग हमने सारे कर रखे हैं ये, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, लेकिन हमने ये है चैप्टर में पढ़ रखे हैं, तो आप इनको जो है आसानी से कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है अभी जो है आधा घंटा फिर इनको बताने में लग जाएगा, वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिनको ज़रूरत है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड